हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुलेट्स में। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हमने बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका ये थर्ड लेक्चर है। और आज हम लोग 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वैसे क्वेश्चंस जिनकी आने की संभावना है एग्ज़ाम्स में, वैसे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स और पॉलिटी और इस तरह के क्वेश्चंस का मिक्सचर होगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का पॉज दूंगा, और अगर पॉज नहीं दूंगा तो आप 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोक कर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का मालूम चलेगा कि आप कितने मजबूत हैं, आपका लेवल क्या है, आपकी तैयारी कितनी है। इसलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अब हम लोग इस सीरीज़ को शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम और कुछ नहीं, शारदा एक्ट के बारे में। ये बहुत ही फेमस एक्ट है जिसमें कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जो ब्राइड ग्रूम की एज है, यानी जो दुल्हन की उम्र है, उसको बढ़ा दिया गया था। मतलब लड़का लड़की की उम्र को बढ़ा दिया गया था कम से कम उस समय के ज़माने में, 1929 में। इसका उत्तर ए होगा। 1929 में उस समय उम्र रखा गया था लड़कों का 18 साल और लड़कियों का 15 साल। तो ये उसी के बारे में, इसका उत्तर ए होगा, 1929। इसका उत्तर ए होगा। सर्वोदय शब्द किसकी देन है? सवाल दूसरा है, सर्वोदय शब्द किसकी देन है? सर्वोदय का जो शब्द था वो किस नेता ने यूज़ किया था? इसका सही उत्तर गांधी जी होगा, क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहली बार सर्वोदय शब्द का यूज़ किया था। सर्वोदय शब्द का मतलब ये होता है कि सबों का उदय, सभी लोगों का, सर्वजोड़ उदय, सबों का उदय। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उसे पश्चिम संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई, जिसे ब्रिटिश शासक अपने साथ लाते थे, वह प्रक्रिया कहलाती है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में कह रहा है, जिसको कि जो कि वेस्टर्न लोगों के साथ संपर्क में आने से, यानी कि ब्रिटिश लोगों के साथ संपर्क में आने से आती है, वो क्या कहलाती है? तो ऑफ कोर्स इसका सवाल होगा, उत्तर होगा पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। तो सभी जानते हैं कि जब हम वेस्ट के संपर्क में आते हैं, वेस्ट का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, तो वो जो टर्म कहलाता है वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है, ये सभी लोग समझते हैं। ठीक है, चौथा सवाल है, सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है? तो जो सांप्रदायिकता है वो मानव के लिए खतरा है, क्या आप सहमत है, क्या असहमत है, विवादास्पद है, इनमें से कोई नहीं? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और सभी जानते हैं कि इसका उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? देखिए, भारतीय समाज में समाज बहुत स्तर पे बटा हुआ है। तो जो लेवलाइजेशन हुआ है, जो लेवल्स बटे हुए हैं समाज में, सोसाइटी का जो लेवल्स बटा हुआ है, उसका बेस क्या है, उसका स्तर क्या है, आधार क्या है? तो ये हम लोग जानते हैं कि भारत समाज में हम लोग जाति के आधार पर बटे हैं। आंसर इसका बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में मनाही है? संयुक्त परिवार में किस चीज़ की मनाही होती है? तो श्रमिक गतिशीलता की भी मनाही होती है, व्यक्तिवाद की भी मनाही होती है, भूमि का बंटवारा की मनाही होती है। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इन सब चीज़ों की संयुक्त परिवार में कोई जगह नहीं होती है। 7वां क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है, जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। तो ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स ने ये कहा था कि सभी इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सोशल अरेंजमेंट भी है। तो ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सभी इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स सोशल अरेंजमेंट्स भी होती हैं। जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जनसांख्यिकी जो है वो किस भाषा से लिया गया है, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ग्रीक भाषा से यह शब्द आया है, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? कैसे हम लोग रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को अलग कर सकते हैं, किस आधार पे? तो इसका सही उत्तर हम लोग समझते हैं, वो होगा व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर। मतलब आप शहर में क्या कर रहे हैं, शहर की आबादी क्या कर रही है, गांव की आबादी क्या कर रही है, इसी आधार पर हम लोग बांटते हैं शहर की जनसंख्या और गांव की जनसंख्या को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
10वां क्वेश्चन क्या है, फेरा कानून संबंधित है, फेरा किस चीज से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा काला धन से, जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट है, तो ये उसी से संबंधित है, ताकि आप मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो होता है उससे रोक सके, सरकार उससे रोक सके इंडिविजुअल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो ये सभी कोई जानते हैं, इसका संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं, जिनको कि मौलाना यूसुफजई के साथ एक बार नोबेल शांति पुरस्कार ही मिल चुका है। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है, सेवा विवाह का प्रचलन किस समाज में है, तो उसका सही उत्तर होगा ट्राइबल पॉपुलेशन में। ट्राइबल समाज में ऐसा होता है कि जो इसकी सेवा कर रहा है उसके साथ वो शादी कर ले, उसके साथ वो विवाह कर ले, तो ये ट्राइबल जनसंख्या में इसका प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है, तो भील जनजाति है ही, संथाल जनजाति है ही, खासी भी जनजाति है, चौपाल जनजाति नहीं है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चौपाल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बाल लिंगानुपात क्या होता है, बाल लिंगानुपात का मतलब हो गया चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 0 से 6 साल के आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं, यानी कि 0 से 6 साल के बच्चों में प्रत्येक 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं उसी को चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है, भूमंडलीकरण, तो भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार बेसिकली राजदर्शन होता है, यानी पॉलिटी होता है। आखिर जो जियो फिजिक्स या फिर जो कह लीजिए उसे जियो स्टैटिक्स, वो कैसे होता है, वो पॉलिटी के हिसाब से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई भी आंदोलन कृषक हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वो कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूह द्वारा। तो यहाँ कोई भी आंदोलन अगर कृषि के पे आधारित है या कृषक के उद्देश्य के लिए हो रहा है, कृषक के राइट्स के बारे में बात हो रही है, तो वो कृषक आंदोलन होगा, यानी कि फार्मर्स मूवमेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, इसमें से ये सवाल पूछ रहा है कि यह कथन किसका है, प्रो आर सीन का, आर बी पांडे का, सी आर पांडे का, घुरिये का, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, आर बी पांडे का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उदार राष्ट्रीयता का काल है, उदार राष्ट्रीयता मतलब लिबरलिज्म नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म का काल क्या है, तो लिबरल नेशनलिज्म का काल यहाँ पर 4 अवधि दी है, 1885 से 1905, 1905 से 1918, 1919, 1947, 1947 से 1958। इसका सही उत्तर होगा 1885 से 1905, यानी ये जो काल है, ये जो टाइम है, ये लिबरल नेशनलिज्म है। यहीं पे जो है यहीं पे कांग्रेस की स्थापना हुई, इसी टाइम में सारे लिबरल लोग, नरम दल के नेता जो है वो चरम पे थे, तो इसीलिए इसे लिबरल नेशनलिज्म का टाइम दिया गया है। फिर वही सवाल आ गया कैलाश सत्यार्थी वाला, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अगेन वही कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। 19, इनमें में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है, तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है कि धर्म जो है वो जाति व्यवस्था के आधार पर ही आया है, तो इसकी वकालत किसने की है, तो इसकी वकालत की है आपकी ओकार्ट एवं सेनाट ने, याद रखना है इसको। भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है, तो भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बेसिकली इसका कारण हो सकता है राजनीतिक स्वार्थ, जो कि देखते हैं पॉलिटिकल इशू की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से भारत में हिंदू मुस्लिम में अक्सर दंगे फसाद होते रहते हैं। तो इसका बेसिक रीज़न यही है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल क्लास है या जो पॉलिटिक्स की वजह से आपस में हम लोग लड़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है, तो जो सेकुलरिज्म है उसका प्रमुख तत्व क्या है, तो सेकुलरिज्म का प्रमुख तत्व तो विभेदीकरण में वृद्धि भी हो सकती है, धार्मिकता का ह्रास भी हो सकता है, तार्किकता में वृद्धि भी हो सकती है, तो ये होगा उपयुक्त सभी। 22 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नातेदारी की रीतियां नहीं है, नातेदारी की रीतियां नहीं है, तो नातेदारी की रीतियां मतलब परिहार, वर्गीकृत संज्ञाएं, परिहार संबंध, माध्यमिक संबोधन, इसका उत्तर बी होगा वर्गीकृत संज्ञाएं जिसमें नातेदार नहीं होते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन जाति नहीं है? तो हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण जाति होती है, कुशवाहा भी एक जाति है, रविदास भी एक जाति है, शूद्र जाति नहीं होती है, तो शूद्र इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यह किसका कथन है कि जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुंचाया जा सकता है? तो जनसंचार, कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में कह रहा है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया कह रहा है जिसको कि हम कुछ विचार कहीं बहुत सारे संप्रदाय तक पहुंचा सकते हैं। ये कहना किसका था? तो ये कहना था विल्सन का। 25वां क्वेश्चन नंबर 25, भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है? तो भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है? तो बेसिक पर्पस ये है कि संसाधन को, ज्ञान को, तकनीकी को हम सभी को उपलब्ध कराएं सुगम तरीके से। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायती राज लागू करने के लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई और बलवंत राय मेहता कमेटी फर्स्ट कमेटी थी जो कि बनाया गया था और जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर 1965 से ही जो पंचायती राज का जो सिफारिश था वो लागू होना शुरू हो गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने से उच्च जाति, प्रायद्वीप जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करता है? तो ये संस्कृतिकरण होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका उत्तर बी होगा, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के तहत कोई भी जो जाति है वो अपने से जो उच्च जाति होती है उसके संस्कृति को, उसके रीति रिवाजों को अपनाकर और खुद से ऊपर उठने की कोशिश करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 2006 का मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है। तो 2006 का मालेगांव बम विस्फोट उदाहरण किस चीज़ का है? तो वो उदाहरण है सांप्रदायिकता का, जो कि ये एक लड़ाई था हिंदू मुस्लिम के बीच का, उसे मालेगांव जो महाराष्ट्र में, उसमें एक बम विस्फोट किया गया था। तो ऑफ कोर्स ये उदाहरण किस चीज़ का है? सांप्रदायिकता का उदाहरण है। सवाल नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? जनजाति मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए नौकरी में रिजर्वेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 335 में यह कहा गया है कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए नौकरियों में आरक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा आंगनवाड़ी का। आंगनवाड़ी को ही ICDP यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में समेकित बाल सेवा कहते हैं, बाल विकास सेवा कहते हैं, उसी के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1975 में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय। सवाल नंबर 31 है, हिंदू विवाह का कौन सा परस्पर प्रेम पर आधारित है? मतलब कौन सा विवाह प्रेम विवाह कहलाता है? इसमें सवाल यही कहने का मतलब है। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंधर्व विवाह जो है वो प्रेम विवाह होता है। 32 सही है। 32वां नंबर सवाल क्या कहता है? सभी श्रमिक संघों को एक मंच पर लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने किस संगठन की स्थापना की? तो सभी जो लेबर यूनियन थे उसको एक मंच पर लाया गया। तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने, मार्क्सवादी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय श्रमिक संघ यूनियन केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन केंद्र सेंटर। 33 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया? तो सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्लोबलाइजेशन है उसके हाइपोथेसिस को किसने लाया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी, एंथनी गिडेंस ने। क्वेश्चन नंबर 34, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? गांव एक छोटा सा रिपब्लिक है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी मेटकॉफ ने, याद रखना है। निम्नलिखित में जो सही है उस पर चिन्ह लगाना है।
पंचायत का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए निर्धारित है, नहीं, गलत है। पंचायत का काल 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36वां ये 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना कठिन है, ऐसा किसने कहा था। आधुनिकता का मतलब होता है मॉडर्निज्म, मतलब जो मॉडर्न एरा है उसमें जो लोग करते हैं उसको मॉडर्निज्म कहते हैं। तो ये एक बेलगाम घोड़ा है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था लिट्जर ने। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पास हुआ इंडिया में, वो हुआ 2005 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया। तो हम जानते हैं कि कम्युनलिज्म की वजह से इंडिया पाक में डिवीजन भी हो गया, तो वो हम लोगों को देखने को मिला 1947 में, आज़ादी के वक्त। निम्न समूहों में से किससे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं। तो भारत में 6 माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट। तो सबसे कम संख्या वाले, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है, इनमें से किसे मानते हैं आप। तो वो हो जाएगा 39 का डी। पारसी की आबादी बहुत कम है इंडिया में, तो हम पारसी को मानेंगे। 40 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख घटक है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के प्रमुख घटक कौन कौन है। तो ऑफकोर्स ये सभी हो जाएगा। बाजार की खोज भी घटक है, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर नेटवर्क भी घटक है इसका, बहुराष्ट्रीय विनियोग भी घटक है, और फिर सभी इसका अंतर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है। तो समाज का निर्माण बेसिकली सभी चीज़ों से होता है, व्यक्तियों से भी होता है, संस्थाओं से भी होता है, सामाजिक संबंधों से भी होता है, यानी कि उत्तर होगा इनमें से सभी। 42 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें क्या आ रहा है, ब्राह्मण आ रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में अनुसूचित जनजाति नहीं है। अनुसूचित जाति नहीं है, जनजाति नहीं कह रहा, अनुसूचित जाति नहीं है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शेड्यूल कास्ट नहीं है, एससी नहीं है। पासवान है, जैसा कि हम जानते हैं, पासवान है, मांझी है, रविदास है, कुर्मी नहीं है, कुर्मी बीसी में आते हैं। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। यह कथन किसका है कि जब एक क्लास जो है पूरी तरह से हेरिडेटरी हो जाए तो वो जाति कहलाता है। यह स्टेटमेंट किसका है। तो यह स्टेटमेंट है चार्ल्स फूले का। ये सब याद रखना, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। तो चाइल्ड लेबर पर एक नेशनल कमीशन, नेशनल पॉलिसी बनाया गया। वो पॉलिसी कब बनाया गया, सवाल ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये पॉलिसी बनाई गई 1986 में। किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल पास हुआ। तो ये तो बहुत फेमस न्यूज़ था, और ये हाल ही में 3 तलाक बिल पास हुआ है। याद बताना है आपको किस वर्ष पास हुआ। तो ये पास हुआ 2017 में। 47, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की। संस्कृतिकरण मतलब वही कि जो छोटे जाति के लोग होते हैं वो उस जाति को संस्कृति अपनाते हैं या दूसरे जाति की संस्कृति को अपनाते हैं ताकि वो भी उस कल्चर में आ जाए। तो इसका अवधारणा किसने विकसित किया था। तो 47 का उत्तर हो जाएगा योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने विकसित किया था। सवाल नंबर 48 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। तो चूंकि ये शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात हो रहा है, तो शेड्यूल्ड कास्ट को अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज को बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। ये ऐसा किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ऐसा दिया गया है आर्टिकल 29 में। ये एक्चुअली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सिर्फ नहीं है, ये माइनॉरिटी के लिए भी है। तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होंगे या जो लैंग्वेज की माइनॉरिटीज़ होंगे वो भी अपने लैंग्वेज और कल्चर को बचाए रखने के लिए उनके पास ये राइट्स है कि वो उसको बचाए रखें। भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया। तो भारत सरकार के लिए लैंड सीलिंग या फिर लैंड रीऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या किया गया। तो लैंड रीऑर्गेनाइजेशन के लिए सब कुछ किया गया, भूमि प्रबंधन किया गया है, सरकारी भूमि किया, कृषि किया गया, चकबंदी किया गया, यानी कि इनमें से सभी इसका उत्तर होगा। 50 का नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है।
तो ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव नहीं है ये पूछ रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या नहीं है, ऑफ कोर्स राष्ट्रीय में वृद्धि होगी, भूमंडलीकरण से मलय जागरूकता होगा, शुद्ध में वृद्धि होगा, राष्ट्रीयकरण उसका प्रभाव नहीं है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चंस थे हमारी तरफ से। आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।